हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाईआईटीएन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम को रिवाइज करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टू दी पॉइंट रिवीजन होगा। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बातें जो हमें है रिक्वायरमेंट है ना। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बस ऐसे ही देखने वाले हैं। नीट 2025 के लिए तो बहुत ही स्पेशल, वैसे स्पेशली मैं बताऊं कि नीट 2025 के लिए मैं बनाया हुआ ये वीडियो है ना। तो पर कोई बात नहीं, कोई भी आप इसको हैं जेई या नीट के हैं तो भी देख सकते हैं ना, पर स्पेशली ये नीट 2025 के लिए। तो सारी चीज़ें आपकी टू दी पॉइंट रिवाइज हो जाएंगी और मैं बेहतरीन तरीके से कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी ले आए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल के लिए इक्विलिब्रियम को समझना। देखिए, इक्विलिब्रियम हमारे पास है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है, ठीक है, पहले ये समझेंगे। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला होता है भाई फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। सॉरी, मैं अगर बात करूं, इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, देखिए ये मैंने किसकी बात किया, इक्विलिब्रियम का। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट कर दिया, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम हमारे पास बेसिकली दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वाटर हमारे पास सॉलिड है और जैसे ये रिएक्शन हुई है तो ये हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास वाटर का फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम हुआ। ये हमारे पास क्या है, ये रिवर्सिबल का साइन बताता है। क्या रिवर्सिबल मतलब रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है, रिवर्सिबल का साइन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे आपके पास क्या है, रिएक्टेंट साइड, और क्या है भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड हमारे पास। देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट केमिकल बन रहे हैं। रिएक्टेंट में H चाहिए, प्रोडक्ट में H2 और I2 है, केमिकल बन रहे हैं ना। और यहाँ पे आपके पास ये क्या है, रिवर्सिबल, मतलब ये फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी जा सकता है ना। इसको रिवर्सिबल का साइन हम बोलते हैं। तो हमारे पास बोल सकते हैं ये हमारे पास कैसा इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, एग्जाम्पल है केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो जो हम बेसिकली स्टडी करेंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इक्विलिब्रियम आप कब बोलते हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मैंने क्या बोला, रेट फॉरवर्ड, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास बराबर हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब आर फॉरवर्ड आर बैकवर्ड बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम। कुछ इंपॉर्टेंट बात और है, नोट करके, इक्विलिब्रियम पे आपके पास ई जीरो हो जाता है और डेल्टा जी भी आपके पास जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको आनी चाहिए। फिलहाल के लिए ये स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट ही था ये, है ना। हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। कंसीडर, हम एक कंसीडर रिएक्शन को कंसीडर किए हैं, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये गैसेस फेज में रिएक्शन होती है ना। क्योंकि आपके पास जब अगर सॉलिड होगा कोई चीज़ ना, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास क्या हो जाता है, मान लो अगर आपके पास कोई भी चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया वो क्या है, गैस है। ठीक है, गैस है। तो आप एक चीज़ समझना, जब आपके पास इनिशियली कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट आपके पास क्या होता है, यहाँ पे इनिशियली कुछ अमाउंट में रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट तो आपके पास जीरो होता है। प्रोडक्ट तो आपके पास बना ही नहीं होगा, ये वो पॉइंट मान लेते हैं ना। तो जैसे जैसे यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आप यहाँ पे आए तो हमारे पास ये क्या हुआ, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ। तो ये एक पॉइंट पर आता है, यहाँ पर आप आओगे, जैसे यहाँ पे है ना, ये आपके पास क्या बराबर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया, है ना। और आपके पास रेट भी बराबर हो गया। रेट तो वो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ समय बाद यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट होते चले जा रहे हैं, कांस्टेंट होते। तो हमारे पास यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपके पास कांस्टेंट हो गया कॉन्सेंट्रेशन, है ना, तो हमारे पास यहाँ पे आप बोल सकते हो ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब बराबर ये ऐसे ही कांस्टेंट होके चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप बोल सकते हो ये इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। मैं कहूँगा ग्राफ को आप दिमाग में बैठा लो, याद कर लो ना। यहाँ पे दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको, है ना। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लो, ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस पॉइंट पे आपके पास बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है भाई, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे बराबर हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास टी इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। तो हमारे पास ये भी ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको कभी कभी जेई में एक बार या नीट में पूछा है कि ग्राफ दिया था, बताओ कौन ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी रेट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ आपसे पूछ लेता है तो हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको बॉक्स में कर दूं क्योंकि ये नोट्स का भी काम आएगा, है ना। आप नोट्स रिवाइज करोगे, मैं थोड़ा सा बॉक्स में कर देता हूँ। देखो,
रेट और टाइम में क्या होता है ना दोस्तों, रेट टाइम में थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम, इसमें बताइए कौन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ये क्या है भाई, ये आपको पता है रिएक्टेंट है, और ये क्या है आपके पास, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपके पास ये हमारे पास देखिए, इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बराबर हो जा रहा है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान देना, यहाँ पे आप वहाँ पे आप जब ले रहे थे तो कॉन्सेंट्रेशन था वाई एक्सिस पे, दिख रहा है आपको कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे रेट है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से नहीं देखोगे, समझ आ रहा है। यहाँ पे आपको ये इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम कब रिप्रेजेंट करेगा, जब आपके पास रेट भी बराबर हो जाए और आपके पास ये इनका अमाउंट भी बराबर हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन भी देखिए बराबर हो जाए। यहाँ पे टी इक्विलिब्रियम, ये टी इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट भी बराबर होता, फिर ये दोनों क्या हो गए, इनका अमाउंट जो था वो बराबर नहीं था, वो अलग अलग हो गया। देख रहे हो, भले कांस्टेंट हो गया ये, लेकिन वो इक्वल नहीं था। यहाँ पे इक्वल कांस्टेंट दोनों है। तो ये केवल यही ग्राफ है जो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। तो ये ग्राफ हमारे पास इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो मैं कहूँगा यही पॉसिबिलिटी है सारे, आप इनको याद रख लेना। और ये भी आपके पास इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये ग्राफ से रिलेटेड बात हो गई इक्विलिब्रियम की, ठीक है। आइए बताते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं केसी। कभी भी केसी अगर लिखने को आपसे बोलता है तो केसी कैसे लिखा जाता है, आइए इसको हम समझते हैं, ठीक है। सीधे सीधे डायरेक्ट बताऊंगा कि आपके पास ये हमारे पास जो भी स्पेसिस है ये गैस स्टेट में, ठीक है, आप गैस स्टेट में एज्यूम कर लो। देखो, तो जो केसी लिखने का तरीका है भाई, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, कैपिटल सी है, कैपिटल सी, और जो स्टोइकियोमेट्री होते हैं उसको पावर में लगा लो। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट में डी भी है, और स्मॉल पावर स्टोइकियोमेट्री जो है उसको पावर में लगा लो, डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ए है और स्टोइकियोमेट्री ए है, पावर लगा दो, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वहाँ पे पावर लगा दो। तो ये केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का डायरेक्ट तरीका है। ये किसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म्स में लिखना हो केपी, है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, प्रेशर के टर्म्स में अगर लिखना हो, सीधे लिख देता हूँ पी, तो कैसे लिखोगे भाई, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपके पास गैस है, ये गैस है, ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में तो आप केपी लिखते हो, है ना, केपी लिखते हो। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर लिखना हो तो आप क्या लिखते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, कैपिटल सी है, सी, ठीक है, और यहाँ पे पावर में सी लगा ली, स्टोइकियोमेट्री, इनटू आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, कैपिटल डी, फिर पावर में स्मॉल डी लगा लो, डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना, ए डी पावर में ए लगा लो स्टोइकियोमेट्री, मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और यहाँ पे पावर में बी लगा लो। तो आप ऐसे लिखते हो। अच्छा, पार्शियल प्रेशर कैसे, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर उसका भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि यूज होता है। क्या होता है भाई, एन टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई टोटल मोल, मल्टीप्लाइड बाई मोल, टोटल मोल आप यहाँ पे लिखोगे ज़्यादा सही है, ठीक है। टोटल मोल, सॉरी, मोल फ्रैक्शन लिखते हैं इसको, एक्चुअल में मैं मोल लिख रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, देखिए स्मॉल करता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको जाई से लिखते हैं ना, जाई से इसको लिखते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन भी, जैसे मान लो आपके पास दो स्पीसीज हैं, एक ए मोल है ना, एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए मोल ए है और बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर आपको ए बताना है, इन दोनों में इसको हम थोड़ा सा नाम अच्छे से लिखते हैं इनका, ठीक है, थोड़ा सा। हमारे पास दो स्पीसीज हैं, ए है बी है, इसका मोल क्या है, ए है, इसका मोल है बी है, ये मोल है ना। अब मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो कैसे निकालते हो मोल फ्रैक्शन, जाई ए निकालोगे तो ए के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, ए के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालोगे तो बी के मोल कितने हैं, डिवाइड बाई टोटल मोल, ये होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का ये तरीका होता है। अब यहीं पे आपको एक चीज़ और बताई जाती है, ठीक है, वैसे मेन चीज़ें जो थी मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ पे आपको ये लिखना आ गया, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला तो अपने पास यही होता है, बाकी ये हिंट है। अब कभी एक लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन होता है, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, वो क्या होता है, वो मैं सोच रहा हूँ आपको नहीं बताऊँ। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन एक बार थोड़ा बता देता हूँ। मास ऑफ एक्शन क्या होता है, देखो
जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, आगे साइड, और ये बैकवर्ड है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि जो आप किसी भी रिएक्शन का आप रेट लिखना चाहोगे, है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या था, ए था, और उसके पावर आप क्या लगा लोगे, ए लगा लोगे, और बी भी था रिएक्टेंट तो पावर में बी लगा लोगे। अगर मान लो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखोगे तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा, है ना, तो सी टू द पावर सी हो जाएगा और डी टू द पावर डी हो जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला जो डिराइव्ड होके आता है, एट इक्विलिब्रियम बात करोगे, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड, तो आपके पास निकल के आता है क्या, के सी, है ना, के सी बराबर आपके पास वो आ गया फॉर्मूला जो आप वहाँ पे लिखे हो, यहाँ से आपके पास के सी निकल के आता है ऐसे, जो कि आपको इक्वेशन नंबर 1 है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही इसी को लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन बोलते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट टू रेज द पावर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, आइए सॉल्व कर लेते हैं केसी और केसी का केसी और केपी का। इसमें बोला था कि 4.5 मोल्स ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड आयोडीन, है ना, ये जेई का क्वेश्चन है, तो बहुत सरल है, ऐसा नहीं है कि नीट वाले घबरा जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, है ना, मैं बहुत सेलेक्ट करके लिया। क्या बोला, 4 मोल ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट, H2 और I2 रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये क्या बना रहे हैं, हीटेड इन सील्ड वेजल लीटर एट इक्विलिब्रियम, तो आइए क्या बनाएंगे, 2HI बनाएंगे, ठीक है। और वॉल्यूम आपको गिवन है, कितना गिवन है भाई, 10 लीटर वेजल का वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। 4.5 मोल्स ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज हीटेड इन अ सील ट्यूब, ठीक है। बोला एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वेयर फॉर्म, तो इनिशियल मोल आपके पास यहाँ पे कितना गिवन है, इनिशियल मोल 4.5 था, और ये आपके पास कितना था, 3 मोल था। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, है ना, हम एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, हमारे पास n है ना, कि हमारे पास कुछ मोल इसके डिसोसिएट हुए होंगे H2 के I2 के, तो हम x मान लेते 4.5 माइनस एक्स और ये 3 माइनस एक्स, ठीक है। और एक चीज़ और याद रख लेना, अभी बता देता हूँ, ये जो स्टोइकियोमेट्री 1 है ना, 1 है, वो हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, हमेशा यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। 1 था इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो ये 4.5 माइनस एक्स और 3x, और आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 2 जो स्टोइकियोमेट्री था, और x आपके पास डिसोसिएट हो रहा था dx, ठीक है, ये हमारे पास लिख लिया। अब ये बोल रहा है कि क्या वो 3 मोल्स ऑफ HI वेयर फॉर्म्ड, यहाँ पे आप देखिए मैं कलर चेंज करके लिख, 3 मोल्स ऑफ HI वेयर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे कितना, ये 2x है, वो बराबर है किसके, 3 मोल के, है ना, ये गिवन है, इक्विलिब्रियम पे बोल रहा है HI फॉर्म हो रहा है ना, ये जो 2x है हम बराबर कर सकते हैं ना, क्योंकि 3 मोल्स बोल रहा है फॉर्म हो रहा है, तो 2x हमने लिखा है तो उसको इक्वल कर देंगे, तो 2 हमारे पास क्या जाएगा 1.5। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, 4.5 x की वैल्यू पुट कर लो, कितना आ गया 1.5, 3 माइनस 1.5 और क्या हो जाएगा 1.5, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, है ना, 3.0, ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसको भी आप माइनस करके लिख लो। और देखो एक गलती हमने कर दिया है 4.5 मोल्स ईच बोला है ना, ईच बोला है, तो यहाँ पे हमने 3 क्यों लिखा है भाई, ये ईच बोला है ना, यहाँ पर भी तो हमारे पास 4.5 ही होगा, है ना, कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा गलती नहीं हुआ अपना, तो यहाँ पे हम 4.5 लिख लेंगे, बाकी कुछ गलती नहीं, 4.5, ठीक है। अब सही है, तो ये भी आपके पास 3 ही आ जाएगा, इसको भी इरेज करके आप 4.5 लिख लो, 4.5, ये भी आपके पास 3 आ गया, 3.0, और ये कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2, ये भी आपके पास 3 आ गया, ठीक है, सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे अगर आप केसी निकालोगे तो केसी क्या हो जाएगा भाई, केसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, मोल आपको पता चल गया, ये फाइनल मोल है ना, ये n इक्विलिब्रियम के मोल हैं यहाँ पे, तो 3/10 और ये भी 3/10, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना आपको, और ये भी आपके पास 3/10। अब आप यहाँ पे केसी कैलकुलेट कर लो, केसी बराबर क्या हो जाता है भाई, जो केसी होता है वो आपके पास क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, सारा वैल्यू आप पुट कर दो, आपको क्या पता है HI कितना है, 3/10 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/10 इंटू 3/10, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, आपके पास केसी बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत सरल था। आइए आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी का रिलेशन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए
आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के पी बराबर के सी आर टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है, मान लो आपके पास जो प्रोडक्ट में गैसेस के मोल है स्टोइकियोमेट्री वाले, डिवाइड माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल है। यहाँ पे देखो सी है, दिख रहा है आपको, ये सी है, यहाँ पे डी है, तो वही है प्रोडक्ट के सी प्लस डी माइनस रिएक्टेंट के ए प्लस बी। ठीक है, अब एक चीज़ आप याद रख लेना हमेशा, अगर आपके पास डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो आपके पास क्या हो जाएगा, के पी जो होता है ग्रेटर हो जाएगा के सी से। लेस देन आता है तो के पी हमारे पास लेस देन हो जाएगा के सी से, और बराबर आता है तो के पी बराबर हो जाएगा के सी के। ठीक है, आइए देखते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम के पी एंड के सी आर नॉट इक्वल। के पी एंड के सी आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू हम निकालो। डेल्टा एन जी आपके पास कितना है, ये जीरो है भाई, प्रोडक्ट में 1 मोल है, ये आपके पास जीरो है। यहाँ पे आप डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में 2 और ये भी जीरो है, यहाँ पर भी डेल्टा एन जी आपके पास कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर भी जीरो। यहाँ पे डेल्टा एन जी आपके पास देखो गैस गैस 1 2, ओ यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं मैच नहीं कर रहा है, नहीं पहला वाला ही कर रहा है भाई, ये डेल्टा एन जी जीरो, पहले वाले में कहाँ से कितना मिस्टेक, पहले वाले में आपके पास क्या है, प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टर में, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो डेल्टा एन जी आपके पास क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो, तो आपके पास के पी हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही है ना, बाकी इन तीनों में इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ के। अब एप्लीकेशन ऑफ के आप जब देखते हो तो देखो हमेशा याद रख लेना एक चीज़, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है ना, ये आर फॉरवर्ड है और ये आर बैकवर्ड है, तो वहाँ पे केसी कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, है ना। तो यहाँ पे आप देखो जो केसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के है ना। तो हमारे पास कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, तो हम एक चीज़ बोल सकते हो कि आपके पास के की वैल्यू जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हमेशा याद रख लेना, और के की वैल्यू जितना कम रिएक्टेंट उतना ज़्यादा आपके पास स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो के सी रिएक्टेंट की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एप्लीकेशन पार्ट था। ठीक है, कभी के की वैल्यू आपको गिवन होगा, ये एक रिएक्शन हो रहा है तो बोलेगा बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो प्रोडक्ट किस में ज़्यादा स्टेबल है, तो जहाँ पे के की वैल्यू ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग के, तो आप चीज़ हमेशा याद रख लो कि हमारे पास जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे भाई, टेम्परेचर और स्टोइकियोमेट्री पे रिएक्शन के। फिलहाल के लिए वांट ऑफ इक्वेशन होता है log 10 K2 अपॉन K1 डेल एच अपॉन 2 पॉइंट, ये आपको बस याद रख लेना, 2 डिफरेंट टेम्परेचर गिवन हो तो आप ये यूज करना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है इसमें वो यहाँ पे पूछता है, अगर आपके पास रिएक्शन क्या है, 2 तरीके की होती है, एंडोथर्मिक में डेल एच पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब होता है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, एक्सोथर्मिक में डेल एच नेगेटिव होता है, हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन कैसे लिखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो, यहाँ पे जो आपके पास के होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एंडोथर्मिक में। ठीक है, और यहाँ पे जो के होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, हमेशा याद रख लो, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में। तो अगर यहाँ पे एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे के बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के घटेगा, इन्वर्स होते हैं बस सिंपली। इसका एप्लीकेशन बस इतना रख लो, और जहाँ पे एंडोथर्मिक है तो जहाँ पे आपको के बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अच्छा एक चीज़ याद रख लेना, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सो और एंडो को रिएक्शन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, आपको ये भी आना चाहिए, है ना, वो आगे मैं अभी सिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन, है ना। स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन क्या होता है, देखो आपके पास केस नंबर 1, यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसी रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड आ गया और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड चला गया, यहाँ वाला, है ना। तो K2 बराबर आप लिख सकते हो ना 1/K1, रिवर्स कर दिए बस भाई, समझे कि नहीं। अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करने पे सेम रिएक्शन मिल रही है तो 1 अपॉन करके लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या किए हो, यहाँ पे आर है, यहाँ पर भी आर है, बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे आप ए से मल्टीप्लाई किए हो। तो अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या लिख सकते हो, K2 बराबर जो है आप लिख सकते हो K1 टू दी पावर ए, क्योंकि पहले वाली इक्वेशन में बस ए से मल्टीप्लाई किया गया और कुछ नहीं, तो K2 हमारे पास इसके इक्वल है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, है ना। इसको हम थोड़ा सा बॉक्स में करके लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको काम आएगा। अब देखो यहाँ पे आप अगर देखते हो थर्ड वाले में ये आर है, K1 है, यहाँ पे आर से एस पी बन रहा है, एस से टी बन रहा है, और दोनों को ऐड किया गया है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। लेकिन ये आया कैसे है थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को आप ऐड किए हो तो आपके पास थर्ड आया है। तो आपके पास जो K3 लिखोगे इसके लिए क्या लिख सकते हो, K3 यहाँ पे आएगा K1 इंटू K2 आ जाएगा, है ना। कभी ऐड करते हो तो इसमें मल्टीप्लाई होता है, थर्मोडायनामिक्स में ऐड करोगे तो ऐड ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये होता है। ठीक है,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, यहाँ पे देख रहे हो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाई इनिशियल मोल। अब आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कॉन्सेप्चुअल। आपके पास मान लो एक रिएक्शन गिवन है आर से, ये आर फॉरवर्ड और ये आर बैकवर्ड। इनिशियल मोल आपको पता है, ए पता है, इनिशियल मोल आपको ए पता है, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, ये तो जीरो होगा। एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं हमारे पास एक्स मोल डिसोसिएट हो गया, इसी को हम अल्फा मान लेते हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप अल्फा से इन जनरल लिखते हो। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक्स मोल डिसोसिएट हो गया, जो भी है आप अल्फा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अल्फा, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 था तो हमेशा 1 लिखा है, अंडरस्टूड है। और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 1, जो डिसोसिएट हुआ वही आप यहाँ पे लिख लो। अब आपके पास एक बात बताओ, मैं बोलूँ कि आप बता दो भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आर बताओ, कितना हो जाएगा आर, मतलब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्या बताना है, आर बताना है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितने डिसोसिएट हुए हैं यही डिसोसिएट हुआ अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा इंटू 1, और इनिशियल मोल कितने थे, ए था, तो ये हो गया ए का, है ना। ऐसे ही आपके पास पी का तो पॉसिबल नहीं है, आर का ही यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर देखो वही कहानी है, इनिशियल मोल आपको नहीं गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसी को इनिशियल मान लो, 2 और ये 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम पे हम मान लेते हैं अल्फा मोल डिसोसिएट होगा, वो 2 माइनस अल्फा और यहाँ पे 3 अल्फा हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आप बता दो, किसका बता दो, आप रिएक्टेंट का बता दो, है ना, आर का बता दो। तो आपके पास इनिशियल मोल कितने थे भाई, सॉरी कितने मोल डिसोसिएट हुए। अब यहाँ पे अल्फा और ये स्टोइकियोमेट्री 2 था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करो, मैंने यही बार बार सिखाया आपको हमेशा। तो आपके पास डिसोसिएट कितनी हुई, 2 अल्फा, और इनिशियल मोल कितने थे 2, तो आपके पास ये आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आर आ जाएगा, है ना, आर आ जाएगा, ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आर आ जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बताना है, सॉल्व करना था ये, तो देखिए चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल मोल आपको नहीं पता तो स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका 3 है, ये 0 होगा। आप एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, सॉरी ये भी है ना 3 है 3 माइनस अल्फा, स्टोइकियोमेट्री कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लो, ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्या क्या पूछा है भाई, N2, आप N2 यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 अगर बताना है तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डिवाइड बाई इनिशियल मोल, है ना। अगर आपके पास कितना बताएं H2 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो भाई, यहाँ पे हो जाएगा अब कितने मोल डिसोसिएट हुए, 3 अल्फा और डिवाइड बाई इनिशियल मोल, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। अब देखो एप्लीकेशन इसका क्या है, एप्लीकेशन केसी के टर्म्स में होता है, केसी, यही 2 अप्रोच याद रख लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। जैसे इनिशियल मोल मान लो आपको ये गिवन है, ये 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं अल्फा डिसोसिएट हो गया 1 ए माइनस अल्फा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये बी मान लो, ज़्यादा सही है ना, इसे बी मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये सी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 को तो लिखो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, जब केसी लिखते हो तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए भाई, केसी लिखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना। केसी बराबर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हम एज्यूम कर लेते हैं वी है हमारे पास कंटेनर का, तो ए माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई वी, बी माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई वी, और सी अल्फ़ा डिवाइड बाई वी। ये आपके पास क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो के सी बराबर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कितना है, सी अल्फ़ा अपॉन वी डिवाइड बाई ए माइनस अल्फ़ा अपॉन वी, और यहाँ पे बी माइनस अल्फ़ा अपॉन बी। अब आपको वहाँ पे डाटा गिवन होगा, आप सॉल्व कर लेना इसको, है ना। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करके लिख लो, तो सी अल्फ़ा, ठीक है, कैलकुलेशन आप समझ लेना थोड़ा सा, और ये वी अपॉन वी, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस अल्फ़ा। तो ये वी से वी कैंसिल कर लो, तो आपके पास के सी बराबर जो निकल के आ जाएगा सी अल्फ़ा वी, और आपके पास ए माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे बी माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपके पास केसी निकल के आ गया। तो बस ये आपको तरीका बता रहा था, हर क्वेश्चन को ऐसे ही अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे एक गिवन है क्वेश्चन, देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्व, आपको क्या गिवन है भाई, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2HI है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है H2 प्लस I2 है, सारे गैस गिवन है, ये याद रख लेना, ठीक है। बोला है कि ओनली 50% डिसोसिएटेड, तो यहाँ पे आपके पास जो अल्फ़ा की वैल्यू डिसोसिएशन आपको गिवन हो कितना है 50%, और इसी को आप लिख सकते हो 50/100, ये कितना हो जाएगा 1/2,
2 हो जाएगा। तो इनिशियल मोल आपको नहीं पता तो यहाँ भी क्या मान लोगे आपके पास 2 और ये 0 0। इक्विलिब्रियम पे आप क्या हो जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है तो 2 माइनस हाफ यहाँ पे लिख दोगे। और यहाँ पे ये मत भूलना स्टोइकियोमेट्री 2, देखो गलती कर दिए था, और यहाँ पे आपके पास ये 2 हो जाएगा और यहाँ आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ आपके पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस कर लोगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 1/2 और ये 1/2। आपसे पूछा क्या था, कैसे पूछा था, कैसे बराबर क्या हो जाता है भाई। अच्छा वॉल्यूम भी गिवन है क्या, नहीं गिवन है, वॉल्यूम हम V मान लेते हैं। तो अभी हमें वॉल्यूम चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। तो N/V, N पता हो गया, V आपको नहीं पता, तो कॉन्सेंट्रेशन 1/V, ये क्या हो जाएगा, इसे भी आप 1/2 और ये V, तो ये आपके पास 1/2V हो जाएगा और ये भी आपके पास 1/2V हो जाएगा। अब आप यहाँ पे KC निकाल सकते हो, KC कैसे निकालोगे, KC बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है, और क्या हो जाएगा डिवाइड बाई आपके पास HI और स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास H2 कितना है भाई 1/2V और क्या है 1/2V, और हम उसको पलट के लिख लेते हैं। अब ये V स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये स्क्वायर है तो आपके पास वहाँ पे ये V स्क्वायर हो जाएगा 1, V से V कैंसिल हो जाएगा, एक आपके पास 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये सरल था। ऐसे ही आपको जो गिवन होगा आप वहाँ से डिसोसिएट करा के सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन ऑफ KP, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब सच में ये से मतलब यकीन मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीका याद रख लो, हमेशा याद रहेगा, सरल है सरल है ये 0। अब इक्विलिब्रियम पे आप KP निकालते हो तो वहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए, है ना, तब देखिए कैसे करता हूँ मैं। हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या हो जाएगा A माइनस अल्फ़ा और ये B माइनस अल्फ़ा और ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई C अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पे आप एक काम करिए, यहीं पे आप N टोटल भी निकाल लीजिए क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा। N टोटल क्यों निकाला अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए N टोटल आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हम यहीं पे निकालते हैं N टोटल। N टोटल आपके पास क्या हो जाएगा A माइनस अल्फ़ा, इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं B माइनस अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा, तो A माइनस अल्फ़ा प्लस B सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस बी और यहाँ पे -2 अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा प्लस C अल्फ़ा। ठीक है, तो एक कॉमन करके भी चाहो तो लिख लो A प्लस बी अल्फ़ा और यहाँ पे हम माइनस अल्फ़ा कॉमन कर लेते हैं तो ये 2 माइनस C हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास टोटल मोल आ गया, जैसे भी आप लिखना चाहो, ठीक है ना, ये आपके पास टोटल मोल। और अगर इसको और आसान करना है तो मैं कहूँगा ये ज़्यादा लेंदी नहीं करना है तो आप A मान लो, यहाँ पे ये जो आपके पास मोल गिवन था इसे A मान लो, चलो A, ठीक है, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो ये आपके पास है A माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे क्या हो जाएगा C अल्फ़ा। N टोटल अब निकाल लो, N टोटल आपके पास क्या हो जाएगा A माइनस अल्फ़ा और प्लस A माइनस अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2A माइनस 2, आसान तो हुआ नहीं है, वो ऐसे ही है ना, 2 अल्फ़ा C अल्फ़ा लिख लो। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब देखो आपको ये हो गया, अब हम एक काम करते हैं मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं क्योंकि पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला याद है ना, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होता है। तो एक काम करते हैं मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं सबका। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा A माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई टोटल मोल आपके पास क्या है 2A माइनस 2 अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा। इसके मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा A माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2A माइनस 2 अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा। इसके मोल फ्रैक्शन C अल्फ़ा अपॉन 2A माइनस 2। ये बहुत ईजी है, दिखने में आपको लेंदी लग रहा है नीट वालों, बहुत ईजी है, यही आता है क्वेश्चन एग्जाम में। ये तो यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा वहाँ पे वैल्यू गिवन होगा, अभी देखना बहुत आसान सिंपल हो जाता है, करके बताऊँगा। ये हो गया, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर निकालो क्योंकि फॉर्मूला में पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो हम टोटल प्रेशर एज्यूम कर लेते हैं। आपके पास P टोटल कितना है, P टोटल आपके पास कितना है P है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A माइनस अल्फ़ा 2A माइनस 2 अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा, ये टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर है ना, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। तो आपके पास 2A माइनस 2 अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा और ये मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, ये C अल्फ़ा अपॉन 2A माइनस 2 अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। अब आप KP निकाल सकते हो। अब KP की फॉर्मूला पुट कर दो, हो गया काम आसान। पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ B रिएक्टेंट, है ना। अब हो गया C अल्फ़ा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A माइनस 2 अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे P हो जाएगा और वैसे ही आप यहाँ पे PA की वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा A माइनस अल्फ़ा अपॉन 2A
माइनस 2 अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई पी, और यहाँ पर ए माइनस अल्फ़ा अपॉन 2a माइनस 2 अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई, आपके पास के पी का यही आ गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन डाटा गिवन होगा, जैसे यहाँ पे देखो डाटा गिवन है, करके ही देख लो, ठीक है। चलो जल्दी से देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे पूछा था, क्या पूछा था, के पी पूछा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इधर खिसका के लिखते हैं, है ना, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। चलो इनिशियली हमारे पास मान लेते हैं कितने मोल थे। ये सॉलिड का तो भाई गैस हमेशा प्रेशर के टर्म्स में निकालना हो तो सॉलिड वाले को तो नेगलेक्ट भी कर सकते हो, है ना, सॉलिड वाले को तो लेना, कॉन्सेंट्रेशन उसका 1 ही हो जाता है। तो ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 0। इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये 2, दो तरीके से कर सकते हो, 2 अल्फ़ा। एन टोटल आप निकालो, एन टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, यह आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन भी निकाल लो, तो क्या होता है 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फ़ा, गिवन में मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, है ना, 1 प्लस अल्फ़ा। पार्शियल प्रेशर भी निकाल लो, पार्शियल प्रेशर हम प्रेशर गिवन है 12 atm, यही आपके पास पी टोटल है ना, तो पार्शियल प्रेशर पता ही है आपके पास, तो 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 12, 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 12। अब अल्फ़ा भी गिवन था, अल्फ़ा 50% था, 50% मतलब आपके पास 1/2, वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, इजी कैलकुलेशन सॉल्व कर लो। 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2 इंटू 12, और 2 ये 1 हो जाएगा, जल्द में डायरेक्ट ही कर दिया है ना, और ये 1 प्लस 1/2 और ये 12 हो जाएगा। सॉल्व कर लो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2, वो ये ऊपर 1/2 हो जाएगा, और नीचे आपके पास 3/2 हो जाएगा, है ना, 3/2 एलसीएम ले लिया, और मैं डायरेक्ट ही कर दूँ तो ये हम इंटू 12 भी है, और आपके पास इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन ये 3/2, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये आपके पास 2/3 हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसर, ये 3 4 जा 4, है ना, और यहाँ पे 3 4 जा 4, तो ये आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, और ये 8 आ गया। भाई थोड़ा सा देख लेना है ना, कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक, ये आपके पास 4 आ गया, ये आपके पास 4, और ये आपके पास 8 आ गया, हो गया। अब आप ये आप के पी निकाल लो, के पी क्या हो जाता है, के पी हमें पता है कि के पी बराबर पी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ का स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो CO आपके पास 8 का स्क्वायर, और CO कितना है 4, तो आपके पास ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और 4 16 आ जाएगा, तो KP की वैल्यू आपके पास 16 आ गया, है ना। तो ये सरल था, ठीक है, तो ये सरल था, आप इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ आपको करके बता दिया है, ये कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है, आप परेशान नहीं होना। चलो आगे देखते हैं। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वेपर डेंसिटी। सबसे पहले देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी कैसे निकाल, देखो आपके पास जो कैपिटल डी है वो वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट है। मैंने क्या बोला, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा एक चीज़ और, वेपर डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये स्मॉल डी क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब एन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एन को पहचानना। एन हमारे पास एन को तब लेना है जब, मतलब अभी समझो, एग्जांपल समझो, मैं तब समझ आएगा, जब से आपके पास 2NH3 है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा N2 है, और आपके पास क्या है 3H2 है। तो आप रिएक्टेंट को 1 कैसे बना सकते हो, पहले 1 बनाओ, तो हम डिवाइड बाई 2 कर दें, तो हम डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो ये NH3 हो गया, और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा N2, और ये हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2H2 हो जाएगा। तो जब रिएक्टेंट आपके पास क्या हो 1 हो, रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री 1 हो, तो आपके पास N टोटल प्रोडक्ट में कितने हैं गैसेस मोल प्रोडक्ट के, वही हमारे पास N होता है। तो आपके पास N कितना आ जाएगा, आपके पास ये 4 2 आ जाएगा। मतलब आपको N तब लेना है, N तब लेना है, N जब रिएक्टेंट, लिख देता हूँ, जब रिएक्टेंट के स्टोइकियो है ना, स्टोइकियोमेट्री 1 हो, 1 है, तो प्रोडक्ट के मोल, तो प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, प्रोडक्ट के कितने मोल हैं,
कितने मोल हैं, बस यही याद रख लेना, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बस सिंपली, और सारा डाटा गिवन होगा। रिएक्टेंट के मोल आपको वेपर डेंसिटी निकाल लोगे मॉलिक्यूलर वेट से, और रिएक्शन मिक्सचर आपको पता होगा, कुछ एक ना एक चीज़ गिवन होगा, वो निकालना होगा, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ये इसको समझते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये होता है भाई कि अगर आप इक्विलिब्रियम को मान लो डिस्टर्ब कर, कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम पे है उसको आप डिस्टर्ब करते हो, कैसे, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा के या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा घटा के, ठीक है, बढ़ा या घटा के, तो आपके पास रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, याद रख लेना हमेशा। अगर मान लो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं, मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट बढ़ गया तो बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड भेजना चाहेगा, तो हमारे पास रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड जाएगा अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे। अगर मान लो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आप क्या करते हो, बढ़ा देते हो, तो आपके पास रिएक्शन बैलेंस करने के लिए किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, बैकवर्ड जाना चाहेगा। प्रोडक्ट में ज़्यादा हो गया तो भाई वो बैलेंस करेगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, तो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब मान लो अगर आपने रिएक्टेंट को क्या कर दिया भाई, घटा दिया, तो बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट वाला देगा, तो ये बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, है ना। अब मान लो प्रोडक्ट को आपने कंसंट्रेशन घटा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली ये बैलेंसिंग मेथड है और कुछ नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा आपको इधर करके लिख देता हूँ, है ना, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको रिवाइज कर लेना। चलो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये सिंपली याद रख लेना। रिएक्शन विल, प्रेशर आप बढ़ाते हो, रिएक्शन, ये एक लाइन याद रख लो, उसी से हो जाएगा। रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, बस इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपने प्रेशर बढ़ा दिया, मैंने क्या बोला, प्रेशर बढ़ा दिया, तो कौन से डायरेक्शन में आपको मोल कम दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे आपके पास 1 है, 3 रिएक्टेंट साइड आपके पास 4 मोल है टोटल, प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, तो आपके पास रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाना चाहेगा, ठीक है। तो बस इसी से आपका कहानी हो जाना था, मतलब आपके पास फॉरवर्ड जाएगा, है ना। अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये हमारे पास मैं बोलूँ सबसे अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है तो इसी से कन्फ्यूजन होगा, बाकी सब तो इजी हलवा है, ये आपके पास इजी है, ठीक है। देखो ये अब सबसे पहली चीज़ तो आप ये भी याद रख लेना कि ये लोगों को यही नहीं पहचाना आता, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, तो मैंने सारे केसेस ले लिए हैं, आपको कुछ भटकना नहीं है, यहाँ पे आप याद रख लो एक, है ना, बाकी इससे आप डिराइव कर लेना है। प्लस एच रिएक्टेंट में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर आप हीट यहाँ पे एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव, और रिलीज होती है तो डेल एच नेगेटिव, तो ऐसे भी लिख के आ सकता है, इतने वैरायटी है। अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो हीट यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में ऑलरेडी आपको हीट बढ़ा हुआ मतलब प्लस में दिख रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट रिएक्टेंट साइड बढ़ेगा, तो किधर शिफ्ट करना चाहेगा, आर फॉरवर्ड, समझ आ गया, बस एक लाइन में याद रखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कहाँ पे हीट दिख रही है आपको, प्रोडक्ट साइड दिख रहा है प्लस में, और बढ़ा दिया तो रिएक्शन किधर बैलेंस करने के लिए भेजेगा, बैकवर्ड, यहाँ पे बैकवर्ड। अब जस्ट उल्टा कर दे, अगर टेम्परेचर घटा दिया तो जस्ट रिवर्स कर देना, किधर जाएगा, बैकवर्ड, और यहाँ पे टेम्परेचर अगर घटा दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। बस यही कहानी था, सिंपल, आप रिएक्शन याद रख लो, हो जाएगा काम। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं करता है रिएक्शन को। अब इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होता है, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप देखोगे तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अगर ये बोलेगा वेयर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन विल शिफ्ट, रिएक्शन will proceed in that direction where number of moles is more, स्पेलिंग भाई ग्रामर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, बस ये सिंपल, ठीक है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक रहा। अभी ये देख लो, ये आपको बोलेगा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, सो दैट रिएक्शन में आग वगैरह ना लगे। जब अपन रिसर्च करते थे तो हम N2 एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते थे अपने रिएक्शन में, है ना, वो बातें कभी बाद में बताएंगे। अभी देखिए रिएक्शन क्वोशेंट को आप सेम लिखते हो जैसे केसी लिखते थे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट
और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में डी भी है डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर में ऐसे। बस ये हमारे पास क्या होता है, नॉट एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है, नॉट एट इक्विलिब्रियम, नॉट एट इक्विलिब्रियम होता है। और केसी हमारे पास क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम होता है, ये हमेशा एट इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, कभी क्यूसी अगर आपको क्या बोलता है भाई कि बड़ा है, तो हमारे पास रिएक्शन किधर जाएगा भाई, रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड जाएगा, आर बैकवर्ड प्रोसीड करेगा। अगर क्यूसी लेस है तो रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड जाएगा, क्यूसी बराबर है तो रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम पे होगा। बस यही कहानी है। आपको क्यूसी या केसी गिवन होगा, आप केसी निकाल लेना, क्यूसी गिवन होगा तो और कंपेयर कर लेना, उधर शिफ्ट करा देना। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। बाकी अगर जो अभी जुड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, कुछ महीने पहले मैंने नीट पेपर आउट स्टडी बनाया था, ठीक है, जो कि मैं बोला था कि नीट 2025 का पेपर है, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ आपका कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहने वाला, कई क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या था, पहला स्टेप था 37 ईयर PYQ था, जो मैंने प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन में कराया। अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो 37 ईयर PYQ देख ले, उसका रेलेवेंट चीज़ टू दी पॉइंट चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा, चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। सॉल्यूशन केवल ऐसे नहीं बताएगा आंसर टिक करके, पूरा डिटेल बताया। दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर। देखो ये हमारे पास चैप्टर वाइज 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दिया था, है ना। ये सबसे पहले यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में मैं लिंक देता था, है ना। ये क्वेश्चन पेपर के सारे सेलेक्टेड हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और फिर आप इसको सॉल्व करते थे और फिर मैं आपका इसका वीडियो सॉल्यूशन देता था। ये हाइड्रोकार्बन का जैसे है ना, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको ये सब मिल जाते थे PDF वगैरह के साथ। और दोस्तों कोई फ्री में बिल्कुल है ना, आप बस सिलेक्शन ले लो बस, और टेंशन लेने की बात नहीं, बस अपना 100% दो। और लास्ट स्टेप था नीट 10 गेस पेपर, 45 क्वेश्चन का गेस पेपर मैं देता था आपको, अभी चल ही रहा है ये 45 क्वेश्चन के गेस पेपर हैं। और पूरा मैं पहले ये टेस्ट पेपर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे देता हूँ आपको, और जो हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम उस पर भी देता हूँ, सॉल्व करते हो फिर मैं इसका सॉल्यूशन। लास्ट में अभी हम सोच रहे हैं 3 दिन में डिसाइड किए कि टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के क्वेश्चन देने वाले हैं। अगर आप इतना कर लेते हो भाई तो यकीन मानो आपका नीट का केमिस्ट्री का तो गारंटी लेता हूँ 170+ ही आएगा, है ना। क्वेश्चन आपको कहीं से और पूछेगा ही नहीं, ये टॉप 50 वाले हैं तो ये आने वाले हैं अभी, ठीक है। बाकी आपको बता दूं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबका प्लेलिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम, और जो हमने 37 ईयर PYQ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये सब कराया वो भी दे दूंगा, ठीक है। आप लोग देख लेना। बाकी थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। और हाँ, अभी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल काम माइंड से पढ़ना है और अपना 100% देना, भगवान पे भरोसा रखना है, मेहनत की हो यार फल जरूर मिलेगा, ठीक है। अपना 100% दे दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू।